हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। तो अब तक हमने आप अपने 8 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 9, 10 एंड 11। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 9th है आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि जो आपका रिवेन्यू है, रिवेन्यू आपको पता है क्या होती है भाई, वो इनकम जो आपको या तो सर्विस आपने प्रोवाइड कराई है, ठीक है, या फिर आपने गुड्स सोल्ड की हैं, आपको प्रोडक्ट सेल किया है आपने, ठीक है, तो उससे जो आपको इनकम होगी या फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ठीक है, जो आपको उससे इनकम होती है वो आपकी रिवेन्यू के अंतर्गत आती है, ठीक है, उसको हम रिवेन्यू में रखते हैं। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि रिवेन्यू की पहचान, भाई किस चीज को हम, जैसे आपका ये फाइनेंशियल ईयर है, ओके, आपका ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का होगा, ठीक है। अब इसमें रिवेन्यू है, उसमें क्या क्या आइटम आपको इस जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे एट द एंड और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे, तो कौन कौन सी इनकम होगी जो आप उस ईयर में यानी कि इस अकाउंटिंग पीरियड में इंक्लूड करेंगे और कौन सी को इंक्लूड नहीं करेंगे। भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सेलिंग की है, ठीक है, उसका कुछ पैसा आपको अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा लेकिन अभी तक भी इस ईयर में वो मिला नहीं है, तो क्या उसको हम रिवेन्यू मानेंगे इस ईयर के लिए, इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए। तो उस यही इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया जाएगा कि भाई कौन सी रिवेन्यू है, यानी कौन सा रिवेन्यू है जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में मिल रही थी उसमें इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, तो इसको रीड करते हैं एक बार। रिवेन्यू इज अर्न बाय द सेल ऑफ द गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग ए सर्विस, ठीक है। अब रिवेन्यू हमें क्या, रिवेन्यू में क्या इंक्लूड करते हैं हम, या तो हमने गुड्स सोल्ड की हैं, ठीक है, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, शैम्पू है, आपकी क्रीम है, आपके कपड़े बनाती है आपकी कंपनी, तो आपने प्रोडक्ट सेल किया है, उससे आपको इनकम हुई है, या फिर आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है तो उससे आपको इनकम हुई है, तो वो इनकम किसके अंदर अंदर आती है, रिवेन्यू के अंदर आती है। ओके, सो एज पर दिस कॉन्सेप्ट रिवेन्यू इज डीम्ड मतलब समझा जाएगा, टू बी रियलाइज्ड प्राप्त हुआ, रिवेन्यू को प्राप्त हुआ समझा जाएगा व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैड बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। अब देखिए भाई, आपने अपने, आपकी कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो आपने सेल कर दिया, जब आपने सेल कर दिया तो आप जो ओनरशिप थी, अभी तक तो आप उस चीज के मालिक थे, लेकिन अब मालिक कौन है, जिसको आपने सेल किया है, यानी परचेजर उसका मालिक है। तो रिवेन्यू को प्राप्त हुआ समझा जाएगा जब ओनरशिप चेंज हो जाएगी, चाहे आपको पैसे मिले हों या ना मिले हों, आपने क्रेडिट में सेल किया है, वेदर आपने कैश में सेल किया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिवेन्यू को प्राप्त हुआ समझा जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिस ईयर में उसको सेल किया गया, यानी कि ओनरशिप जो है आपकी गुड्स की वो चेंज हो गई है, यानी कि पहले आप उसके ओनर थे, अब कौन ओनर है, जिसको आपने उसको सेल किया है, ऑब्वियसली परचेजर। ओके, आगे देखिए, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसीट ऑफ कैश, ये कैश से इसका कोई लेना देना नहीं, चाहे वो मिला हो या नहीं मिला हो। रिवेन्यू इन केस ऑफ इनकम्स, जैसे अब मैंने आपको बता दिया था कि भाई रिवेन्यू में हम या तो आपने सर्विस प्रोवाइड कराई, या आपने गुड्स सोल्ड की हैं, या आपको रेंट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, कमीशन मिला है, ये भी किसके अंतर्गत आती हैं, ये भी रिवेन्यू में ही आते हैं। इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन ए टाइम बेस, ये टाइम बेस पे रिकॉग्नाइज होते हैं। अब जैसे रेंट है, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, ठीक है, रेंट आप उसका पर मंथ मिलता है। मान लीजिए मार्च का आपको रेंट मिलना था लेकिन मिला नहीं है अभी तक आपको। ओके, वो आपको मिला कब है, आपको अप्रैल में मिला है वो, पर मार्च में तो 31 मार्च को तो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग पीरियड है वो खत्म हो जाता है। तो जो हमें अप्रैल में जो हमें रेंट मिला है उसे हम नेक्स्ट ईयर में, यानी कि अप्रैल से नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, उसमें इंक्लूड ना करके हम किस में इंक्लूड करेंगे उसको, जो हमारा लास्ट ईयर 31 मार्च को जो खत्म हो गया है, मार्च का ही तो नहीं मिला, तो उसी अकाउंटिंग पीरियड में हम उसको इंक्लूड करेंगे। आई बात समझे। अब बस कुल मिला के बात यह है कि भाई
आपको कोई भी इनकम है या कोई भी आपकी आपने को रेंट मिला था, कमीशन मिला था, आपने गुड्स सोल्ड किए हैं या आपने सर्विस प्रोवाइड कराई है, आपको चाहे उससे पैसा मिला है या नहीं मिला है, लेकिन आपने उसे अर्न कर लिया है, कुल मिला के एक्रूड कर लिया है, तो वो आपकी क्या होगी, इनकम मानी जाएगी। उस रिवेन्यू को आपके उसी फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड किया जाएगा जिसमें वो मिलनी थी आपको, चाहे मिली है या नहीं मिली है। ओके, तो एग्जाम्पल वही है, रेंट है आपका मंथ का 2020 का मार्च का, वो आपको रिसीव नहीं हुआ है, वो रिसीव कब हुआ है, अप्रैल 2021 में, ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया ना आपका। विल बी ट्रीटेड एज द रेवेन्यू ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31 2020। उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा कि ये रेवेन्यू मार्च 31 2020 का ही है, ये अप्रैल 2020 का नहीं है। क्लियर है? ओके, तो रिवेन्यू में बेसिकली आपका यही है, रिवेन्यू की पहचान हम जब करते हैं, हम उसकी टाइम बेस पे करते हैं, हमें कैश से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मिला है या नहीं मिला है, जिस टाइम के लिए वो मतलब अवेलेबल होना चाहिए था, चाहे वो अप्रैल में होना चाहिए था, चाहे मार्च में, चाहे दिसंबर में होना चाहिए था, ठीक है, जिस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो मंथ आ रहा है, उसी से रिलेटेड अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको डाला जाएगा। ओके, आगे है 10th आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, इसमें ये कहता है जो आपके रिवेन्यू है, ठीक है, आपको साल में बहुत से रिवेन्यू मिले होंगे, उस रिवेन्यू के लिए आपने खर्चा भी करा होगा। रिवेन्यू क्या है, आपने अगर गुड्स सेल की हैं, उससे जो इनकम हुई है वो आपका रिवेन्यू है। अब सेल करने के लिए आपने खर्चे भी किए होंगे, एक्सपेंसेस भी किए होंगे, तो वो क्या है, आपके एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई अगर कोई रिवेन्यू, ठीक है, आप उसे फाइनेंशियल ईयर में ऐड कर रहे हो, डाल रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी उसी फाइनेंशियल ईयर में चार्ज किए जाएंगे। ओके, तो इसको रीड करते हैं एक बार। According to this concept, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against the revenue। तो जो भी कॉस्ट है आपकी, जो रिवेन्यू से रिलेटेड हैं, वो उसी रिवेन्यू पर चार्ज जरूर की जाएंगे। अगर आप गुड्स सोल्ड की हैं, आपने 5 लाख रुपए की, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो आपने एक्सपेंस किए हैं वो 1 लाख रुपए के हैं, तो उस रिवेन्यू से वो चार्ज किए जाएंगे, उसको जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें नहीं ले जाया जाएगा। क्लियर है? वी शुड कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल मैचिंग द कॉस्ट विद रिवेन्यू। हम जब कॉस्ट को रिवेन्यू से मैच करते हैं कि भाई इस रिवेन्यू के लिए इतनी कॉस्ट है, इस रिवेन्यू के लिए इतनी कॉस्ट है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। क्या बातें हैं वो? तो when an item of revenue is included in profit and loss account, all expenses incurred on it also shown as expenses in profit and loss account whether is paid or not। अब ये तो देखो आपने अक्रूड इनकम में भी समझ लिया था, अभी ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया, और मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी यही है कि चाहे रिवेन्यू आपके मिले या ना मिले, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गई है, आपने अर्न कर ली है, ठीक है, उपार्जित हो गई है, तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपनी इनकम में ऐड करोगे। ठीक है, और यही है अगर एक्सपेंसेस हैं, आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने रेंट पे कोई कमरा किराए पर लिया हुआ है, या फैक्ट्री ली हुई है, प्लांट लिया हुआ है, कुछ भी लिया हुआ है, आपने उसको यूज तो कर लिया, अब आपको कभी ना कभी तो उसको पेड करना पड़ेगा ना, उसका रेंट को, जो भी आपने मशीनरी लिया है, प्लांट लिया है, या फिर कोई मकान लिया है या बिल्डिंग ली है, ठीक है, तो चाहे वो कैश में पेड हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, बाद में तो हमें पेड करना पड़ेगा ना, आउटस्टैंडिंग हो गया ना वो, ठीक है, तो उसको भी, उस एक्सपेंसेस को भी हम अपने एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? तो यही कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अगर हमने रिवेन्यू दिखाया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाएंगे, चाहे वो पेड किए गए हों या ना किए गए हों। अगर हमने कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए हैं, भाई हमें रेंट पेड करना था कब, अप्रैल में, लेकिन हमने पेड कर दिया उसको मार्च में, ठीक है, तो हमारा प्रीपेड हो गया, हमने पहले ही पेड कर दिया, तो वो हमारी बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। अब वो हमारी एसेट हो गई, क्योंकि आगे हमें उसका फायदा मिलेगा, अभी हमें मिला नहीं है उसका फायदा, ठीक है, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर एसेट्स में दिखाया जाएगा। इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन रिवेन्यूज एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू। अब वही बात आ गई, भाई रिवेन्यू है, आपको मिलना है लेकिन मिला नहीं है, सेल किया आपने, क्रेडिट में की है, मिलनी है,
जो उसकी आपको इनकम होनी है परंतु अभी तक मिली नहीं है, तो वो इनकम रिसीवेबल हो गई, ठीक है, तो उसे हम रिवेन्यू में ऐड करेंगे। और उस अगर कोई इनकम रिसीव एडवांस में मिल गई है, यानी कि अभी तक आपने सेलिंग नहीं की है, आपको पहले एडवांस मिल गया है, तो अभी तक हमने उसको अर्न तो नहीं किया है ना, तो उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, डिडक्टेड मीन्स उसको घटा देंगे रिवेन्यू में से। मान लीजिए आपके रिवेन्यू आए हैं 5 लाख रुपए के, पहले तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जो वो चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई इनकम आपको मिली नहीं है लेकिन मिली है, उसको इसमें ऐड कर देंगे। और कोई इनकम जो आपको पहले मिल गई है लेकिन आपको अभी मिलनी नहीं थी, यानी कि आपने अभी तक सामान बेचा नहीं है, ठीक है, आपने अभी तक उसको सर्विस प्रोवाइड करा ही नहीं है, तो उसको इसमें से डिडक्टेड कर देंगे, माइनस कर देंगे। यही आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, और लास्ट है इसका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्ष होना, यानी कि आप जो भी अकाउंट बनाएंगे, जो भी आप अकाउंटिंग का काम करेंगे, वो आप ऑब्जेक्टिव होकर करेंगे, फ्री होकर करेंगे। मतलब ये नहीं कि मैं इसमें कंपनी का प्रॉफिट है तो मैं ये वाली इनकम ज्यादा दिखाऊं या ये वाले एक्सपेंसेस कम कर दूं एक्सेट्रा, या फिर मैं टैक्स बचाने के लिए इस तरीके से अकाउंट्स बनाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके, तो एस दिस कॉन्सेप्ट ट्रांसैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर में, फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिस, यानी कि पर्सनल बेसिस, पर्सनल रूप से हमें निष्पक्ष होना है उसमें। ये नहीं कि इसमें अगर हमारा प्रॉफिट है या फिर हमारा इसमें मतलब हमको ज्यादा अच्छा इससे टैक्स कम लगेगा या कुछ भी हमारा उसमें बेनिफिट है, तो उसको लेकर हम आधार बनाकर, उसको बेस बनाकर हम अकाउंट्स तैयार नहीं करेंगे। ईच ट्रांसैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट एंड वाउचर, वो भी हो गया भाई, वाउचर जरूर होना चाहिए और सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी एंट्री की है, कोई भी रिकॉर्ड किया है आपने, तो अगर उसको वेरीफाई करने की बारी आएगी, वाउच करने की बारी है, तो कहां से वाउच करोगे? ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई भी बिल होगा आपके पास, ठीक है, आपके पास डेबिट नोट होगा, क्रेडिट नोट होगा, कुछ भी होगा, चेक होगा आपके पास, तो उसी से तो उसको वाउच किया जाएगा। तो हर ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास वाउचर या वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द रीजन, ऑब्जेक्टिविटी ही एक रीजन है फॉर अडॉप्टिंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं अपनी एसेट को, इसीलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट को चूज किया जाता है। अगर हम मार्केट वैल्यू पर दिखाएं, उनको मार्केट कॉस्ट पर जो करंट में है उस पर दिखाएं, तो कोई तो ज्यादा बताएगा उसको, कोई कम बताएगा। किसी को अगर ज्यादा में प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज्यादा बताएगा, किसी को कम में प्रॉफिट हो रहा है तो वो कम बताएगा। तो इससे क्या होगा? इससे ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी। इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट को आधार बनाया जाता है एसेट्स को दिखाने के लिए। ओके, तो ये आपके आज फिनिश हो गए हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए।